हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था बिजनेस स्टडीज़ का। थोड़े दिन से आपकी वीडियो नहीं आ पाई, अब थोड़ा सा ऐसा ही चलेगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं तो थोड़ी आपकी वीडियो लेट आएगी। बट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उसकी आज ये लास्ट वीडियो है। लास्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, फिर आपका फर्स्ट चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो लास्ट चैप्टर क्या है बच्चों, जिसको बच्चे इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आया तो बड़ा ही केस स्टडी आएगा 5 मिनट 5 नंबर का जो आता है आपका। अब देखो ये क्या है, लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि जब एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई लड़का है तो उसने स्पोर्ट्स में ये सुना होगा, अगर वो मैच देखता होगा कि प्लेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया तो जिसकी वजह से प्लेयर आउट हो गया। ऐसे ही बहुत बार ये वर्ड आपने सुना होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में। अब हम इसे मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेशन किस लिए जरूरी है एक मैनेजमेंट के लिए। देखो क्या लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, हमने पढ़ा था एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आर सिंक्रोनाइज टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। सिंक्रोनाइज मतलब मिलाना या एक सिमिलर डायरेक्शन मिलना ताकि यूनिटी ऑफ एक्शन है। यूनिटी मतलब एक। अब ये क्या है, एक मैनेजर जो एक मैनेजर है, एक हेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, सेल्स भी है, प्रोडक्शन भी है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है एक मैनेजर को ताकि वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटी को मिला सके कि अगर सेल्स वाला कोई ऑर्डर ले रहा है तो वो पहले डिपार्टमेंट वाले से पूछेगा, सॉरी प्रोडक्शन वाले से पूछेगा कि अगर मैं सेल्स का ऑर्डर लूँ या नहीं लूँ, तुम बना पाओगे या नहीं। तो प्रोडक्शन वाला परचेज से पूछेगा। तो ये जो आपस में लिंक है इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप कितनी मर्जी अच्छी प्लानिंग कर लो, कितनी मर्जी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कर लो, कितनी मर्जी अच्छी स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग कर लो, आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। अभी हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कितना ज़्यादा जरूरी है जब इसके इंपॉर्टेंस में आएंगे। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक मैनेजर सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को मिला देता है कि एक कॉमन गोल अचीव हो पाए। आगे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑल अदर फंक्शन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कोऑर्डिनेशन उन सबको फोर्स करता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में काम करना है। मतलब प्लानिंग इसी तरीके से होगी कि कॉमन गोल अचीव हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी इसी तरीके से होगी कि जो कॉमन गोल है वो अचीव हो, प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग के अकॉर्डिंग स्टाफिंग हो। तो उस सब में हेल्प कौन करेगा? आपकी कोऑर्डिनेशन। उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कभी कभी एक कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का जो हमारे चार पांच वो है फंक्शन है, उसके अलावा एक सेपरेट फंक्शन भी माना जाता है। इसके बाद क्या बच्चों, कोऑर्डिनेशन इज इम्प्लीसिट। इम्प्लीसिट वर्ड आपने कोस्ट में पढ़ा होगा 11th में। अभी देखेंगे क्या है, इनहेरिटेंट इन ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, उनके अंदर ये ऑलरेडी पहले से ही होता है। इनहेरिटेंट मतलब ये होगा ही होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, आप लास्ट ईयर की प्लानिंग कर ही नहीं रहे, मतलब लास्ट ईयर के हिसाब से लास्ट ईयर जो प्लान बनाया था उससे कुछ आइडिया नहीं ले रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, अपने वर्कर से नहीं पूछ रहे, एम्प्लॉइज से नहीं पूछ रहे और अपने आप ही प्लान बना रहे हो, कोऑर्डिनेशन नहीं करके चल रहे, तो आपका प्लान कभी वर्क करेगा ही नहीं। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो सब जगह जितने भी फंक्शन होंगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन तो होगा ही होगा। विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी फंक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। अब देखो आगे, इसमें एक लाइन और लिखी होती है, इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। की मतलब एसेंस का मतलब भी यही मान के चलो कि इसके बिना मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। ये अलग से ऐसा फंक्शन है जिसको करना ही पड़ेगा एक मैनेजर को। अब ये तो हो गया इसका मीनिंग। अब पढ़ते हैं नेचर। नेचर इसके सिंपल है। पहले फर्स्ट नेचर पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स। इंटीग्रेट्स मतलब मिलाना, एकजुट करना। ग्रुप एफर्ट्स, अब हमने ये भी पहले पढ़ा था कि एक ग्रुप होती है, टीम होती है ऑर्गेनाइजेशन में, हर बंदा अपना अपना एफर्ट कर रहा होता है। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कि हर इंडिविजुअल का एफर्ट इस तरीके से लगे कि टीम का जो एक गोल है वो अचीव हो सके। क्या लिखा है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स बाय यूनिफाइंग अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। अब सबके काम अलग अलग है, अनरिलेटेड है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, लेकिन वो इस तरह से मिलाएगा उसे कि काम इस तरह से हो कि एक कॉमन एक्टिविटी अचीव हो सके। इट गेन्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट। क्या लिखा हुआ है कि वो एफर्ट इस चीज पे करेगा कि ग्रुप एफर्ट पूरा हो सके। टू एंश्योर दैट द परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो हमने प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिविजुअली आप करी जा रहे हो, सोची जा रहे हो, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। एक पर्सन ने अपना काम खत्म कर लिया, वो दूसरे को बता ही नहीं रहा, और मान लो ए और बी है,
ये एक टीम है, ए ने अपना काम कर लिया और फिर उसे बी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, तभी बी का काम चालू होगा। अब ए ने काम तो कर लिया अपना, लेकिन उन्होंने बी को बताया ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब तक बी को पता नहीं चलेगा कि मेरा काम ए ने कंप्लीट कर लिया अपने हिस्से का, मेरे को अपना काम स्टार्ट करना है, तो कोऑर्डिनेशन बनेगा ही नहीं। तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है कि ये प्रॉब्लम ना आए। ये था इसका एक नेचर। अब बाकी नेचर्स पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब करते हैं आगे के पॉइंट्स अपने नेचर के। पहला क्या, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्शन है, जो काम हो रहा है, वो एक जैसा हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये वही है। इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन बाय एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट। इट इंश्योर दैट ऑल एक्शंस इज एम्ड एट अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि हर डिपार्टमेंट अपना अपना तो काम कर रहा है, उन्हें अपना तो गोल अचीव करना ही करना है, लेकिन जो उनका काम है उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसी होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। और वो डायरेक्शन को सही दिशा में लाने के लिए कोऑर्डिनेशन आया है, कि कोऑर्डिनेशन की वजह से एक डिपार्टमेंट को पता लगेगा कि हमें अब रुकना है, अब हमें काम करना है, अब हमें दूसरे डिपार्टमेंट से पूछना है। देखो सेकंड है, तो थर्ड है सॉरी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये वाला कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वाला पॉइंट तो आपके पूरे मैनेजमेंट के पॉइंट में आना ही आना है, तो रट लो। कॉन्टिन्यूस मतलब चलता रहेगा। क्या लिखा, इट बिगेन्स एट प्लानिंग। फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग, तो यहाँ से ही कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। और लास्ट होता है कंट्रोलिंग, बीच में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो जब तक आपके फंक्शन चलते रहेंगे, कोऑर्डिनेशन भी चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। नेक्स्ट परवेसिव। परवेसिव हमने पहले परवेसिव भी हमने पढ़ा था, जिसका मतलब था एवरीवेयर। अब कोऑर्डिनेशन भी हर जगह है। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट। टॉप लेवल को मिडल वाले के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मिडल वाले को लोअर के साथ करना है, लोअर को वर्कर के साथ करना है, लोअर को मिडल के साथ भी करना है। तो ऐसे ही इसको हर जगह आपको घर में भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। अगर आपकी ट्यूशन की टाइमिंग चेंज हो गई तो आपको घर में बताना पड़ेगा। अगर आपके ट्यूशन वाले सर ने टाइम चेंज करना है तो उन्हें आपको बताना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन बच्चों हर जगह पे है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। इसके बाद फिर इजी पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। चाहे कोई भी लेवल का मैनेजर हो, टॉप लेवल हो, मिडल हो, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो काम करते हैं। जैसे टॉप लेवल प्लानिंग करते हुए कोऑर्डिनेट करेगा, मिडल वालों से पूछेगा लास्ट ईयर के प्लान लेगा। ऐसे ही मिडल वाला जब अपने डिपार्टमेंट को, जब वो प्लान को वो करेगा, मतलब फॉलो करेगा, फॉलो अप करेगा, तो वो पूछेगा। ऐसे ही हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोऑर्डिनेशन बना के रखना। अगर एक ने भी छोड़ दिया तो डिपार्टमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा नहीं होगा। लास्ट है डेलिब्रेट फंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेलिब्रेट फंक्शन मतलब दिल से करने वाला। आप किसी से ज़बरदस्ती कभी कोई काम नहीं करवा सकते। आपके पेरेंट्स जितना मर्जी मार ले, जितना मर्जी कर ले, आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर आप दिल से चाहते हो कि मेरे को मार्क्स लाने हैं, मैं 90+ क्लासेस से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं क्लास में, तो वो होता है डेलिब्रेट फंक्शन, जब आप खुद तैयार हो काम करने के लिए। तो एक मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ डेलिब्रेट मैनर। एक मैनेजर को इस तरह से एफर्ट को लगाना है, इस तरह से उसे कंबाइन करना है, उन्हें समझाना भी है कोऑर्डिनेशन में कि वो दिल से काम करने के लिए रेडी हो। आप फोर्सफुली किसी से कोऑर्डिनेशन नहीं करवा सकते। अब ये हो गए बच्चों आपके नेचर्स। अब लास्ट बच गए इसके इंपॉर्टेंस। 3 ही इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट, आप वो करते हैं, फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा फिनिश। अब देखो बच्चों क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। 3 ही है, बहुत छोटी सी और ईजी सी है, ध्यान से समझना। पहली है ग्रोथ इन साइज। अब क्या हो गया बच्चों, आज का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें जो कंपनीज है वो बहुत बड़ी बड़ी है, एमएनसी है, जो एक से ज़्यादा देश में काम करती है। अब वहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा, डिपार्टमेंट भी ज़्यादा, और हर कंट्री का बिजनेस भी अलग, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट अलग, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है। जो प्रोडक्ट इंडिया में चल रहा है वो बाहर के देश में नहीं चल सकता। अगर मैं किसी गाड़ी की बात करूँ, फॉर एग्जांपल ऑडी या BMW की बात करूँ, जो मॉडल ऑडी का इंडिया से बाहर चलता होगा वो इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की रोड्स अलग है, इंडिया का ट्रैफिक अलग है, इंडिया के लोगों की थिंकिंग अलग है। उनको ज़्यादा चाहिए, मतलब वो 2 सीटर से ज़्यादा 5 सीटर पसंद करेंगे, थोड़ा सा माइलेज को भी देखेंगे। लेकिन बाहर के देश में तो ऐसा नहीं होगा। तो इस ग्रोथ इन साइज की होने की वजह से कोऑर्डिनेशन करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर लोगों की थिंकिंग अलग है, सबके अलग अलग पर्सनल वो है, ऑब्जेक्टिव है, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी अलग ऑब्जेक्टिव है। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्या लिखा देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज, द नंबर ऑफ द पीपल एम्प्लॉयज बाय इट आल्सो इंक्रीजेस, इट मे बी बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि अगर एक डोमिनोज है, पहले तो पहले तो एक ही दुकान की डोमिनोज की, अब पूरे इंडिया में कितनी सारी है। तो जो ऑफर एक दिल्ली के एक ब्रांच में चल रहा है वही ऑफर सब जगह चलना चाहिए, सबका प्राइस सेम होना चाहिए। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और किसी दिन प्राइस चेंज हो गया या कुछ
पॉलिसी आई थी नहीं, वो चेंज हो गई और किसी ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया सही से, एक आधी ब्रांच छूट गई, तो कोऑर्डिनेशन की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो जितनी ज़्यादा ग्रोथ, जितनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उतना ज़्यादा ही आपको कोऑर्डिनेशन अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब एक कंपनी में कितने बहुत सारे फंक्शन हैं, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है, रूल्स भी अलग होते हैं, साथ में कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सेल्स वालों के टेक्निकल वर्ड्स अलग होंगे, प्रोडक्शन वालों के अलग होंगे। अब अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, एक वर्ड का मीनिंग किसी के लिए कुछ हो रहा है, किसी के लिए कुछ और। इसका एक और एग्जाम्पल बनता है जो आगे भी हम पढ़ेंगे। आप बैग लेके जा रहे थे कहीं पे, आपके फादर मान लो पुलिस में है, दिल्ली पुलिस या आर्मी में है, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहा है, तो आपने कहा शूटिंग करने जा रहा हूँ। तो उनके माइंड में हो सकता है, उनके लिए तो शूट का मतलब क्या है, गोली चलाना, आर्मी वाले बोले तो शूट का मतलब शूटिंग करना, गोली चलाना है, आपने कहा मैं तो शूटिंग पे जा रहा हूँ। तो लेकिन आप जा रहे थे फोटो खींचने के लिए, अपनी वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो उसमें अब क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, एक दूसरे के डिफरेंट अलग अलग काम होने की वजह से प्रॉब्लम आई। इस वजह से भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, देयर आर सेपरेट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दिस डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी, सबके अलग पॉलिसी है, सबके अलग ऑब्जेक्टिव है। सो देयर मे बी कन्फ्लिक्ट, उनके बीच में लड़ाई भी हो सकती है। सेल्स वाला वही ऑर्डर लाई जा रहा है, प्रोडक्शन वाले से पूछ ही नहीं रहा कि काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। प्रोडक्शन वाले, सेल वाले को तो पता नहीं है ना कि एक काम को प्रोडक्शन करने में कितना टाइम लगता है, मशीनों को रेस्ट भी देना पड़ता है, रोकना भी पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। लास्ट है स्पेशलाइजेशन। अब जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं जो एक चीज़ में पूरे परफेक्ट हैं अपने, उनके अंदर कभी कभी थोड़ा सा कह सकते हैं ईगो आ जाती है। वो ये सोचते हैं कि ये इनसे ज़्यादा तो हम जानते हैं क्योंकि हम इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो कोऑर्डिनेट नहीं करते मैनेजमेंट पे और खुद डिसीजन ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन उस चीज़ में भी हेल्प करता है ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट से भी और अपने सुपीरियर से भी बात करके चले, कोऑर्डिनेशन बना के चले और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले। देखो, स्पेशलाइजेशन यूजुअली थिंक दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। दे डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन भी लिख सकते हो यहाँ फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही आपने गब्बर मूवी आई थी ना अक्षय कुमार की, उसमें भी यही हुआ था। जो हेड पुलिस वाले थे, जब कांस्टेबल उनको बता रहा था, उसके बाद कुछ आइडिया था, उन्होंने कहा कि तू हमें बताएगा, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, उसको अवॉइड कर रहे थे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो कोऑर्डिनेशन इस चीज़ को भी हेल्प करने में मदद करता है हमारी, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वेस्टेज बढ़ेगी, टाइम लगेगा, एक काम दो बार होगा, तो उन सबको ये कब हटा देता है। अब ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट। अब इसके हम करेंगे बाद में 1-2 क्लासेस के बाद, सेकंड चैप्टर पहले स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद करेंगे इसके कुछ केस स्टडी, कुछ MCQ। और एक न्यूज़ मैं और आपको बता दूं कि शायद पूरी तरह अभी नहीं पता, पर 99% कन्फर्म हो चुका है कि 50% सिलेबस MCQ की फॉर्म में आएगा। मतलब 40 मार्क्स के MCQ आएंगे और 40 आपका जो मार्क्स होगा वो वाला होगा, आपका दूसरा सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, बुक को जितना रीड करोगे उतने MCQ आपके अच्छे होंगे। थैंक यू एवरीवन।